Hello, I'm Dr. Zartash Khan. This is going to be a continuation of True Insanity and the example that I gave in the last lecture of this boy who um, had delusions and hallucinations about his friends and who was being interviewed for having um, done something to a female child in a place called Ghazi. So this is a continuation. So I'll start off where I left. So that now in this part of the lecture, the doctor is asking about the incident itself, whether the boy knows about what happened, how the child was murdered or not. So we'll take it from here. तो डॉक्टर पेशेंट से पूछेगा कि आखिरी कुछ दिनों में पुलिस आपसे इन्वेस्टिगेशंस कर रही है, पुलिस आपसे तहकीक कर रही है, तो उसकी क्या वजह है. तो बच्चा डायरेक्टली नहीं बता रहा है क्योंकि ऑब्वियसली वो ओपन अप इतना इजीली नहीं करेगा या वो खुद अवेयर इतना नहीं है, उसकी इंसाइट नहीं है, इसलिए वो कहेगा कि जो उसकी डिल्यूजन है कि पुलिस उसके पीछे है, सब लोग उससे जलते हैं, पुलिस उसके पीछे है, सब पैरानोइड है. लेकिन असल में ये बात है कि पुलिस उससे इसलिए इन्वेस्टिगेट कर रही है कि वो उसको ऑब्वियसली अक्यूज़ किया गया है उस बच्ची के मर्डर के लिए. तो वो कह रही है कि हाँ पुलिस मुझे, वो बच्चा कह रहा है कि पुलिस मेरे पीछे इसलिए है कि उनको मैं पसंद नहीं हूँ. तो आप फिर अब क्योंकि वो ओपन अप ही नहीं कर रहा, उस बच्ची को मेंशन ही नहीं कर रहा, तो इसलिए आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि तुम उस लड़की के बारे में बात करना चाहोगे जो वहाँ से मिली थी कब्रिस्तान के पास से, जो जिसकी लाश मिली थी. तो वो कह रहा है कि उसके बारे में क्या. तो क्योंकि वो उसके साथ खेलता दिखाई दिया था, तो लास्ट टाइम भी उसी के साथ वो लड़की देखी गई थी, इसलिए उससे पूछ रहे हैं कि वो तुम्हारी दोस्त थी. तो अब उसका आंसर ये है कि शी वॉन्टेड टू बी लाइक मी, शी वॉज इम्प्रेस्ड बाई माई स्ट्रेंथ. अब ये अगेन उसकी डिल्यूजन है, ये असल में नहीं है. असल में वो बस रैंडमली उसकी दोस्त हुई होगी या जो भी रीज़न था, लेकिन ये यहाँ पे कह रहा है कि वो मेरी तरह होना चाहती थी, उसको लगता था कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ और मेरी तरह होना चाहती थी. तो आप उससे कंफर्म कह रहे हैं कि वो तुमसे मिली थी उस टाइम पे जब वो आखिरी बार देखी गई थी, तो तुम उससे मिले थे. अब उसको सही से याद नहीं है बच्चे को, तो वो कह रहे हैं कि आई थिंक सो. आप उससे पूछेंगे उसके बाद क्या हुआ. बच्चा कुछ भी कह सकता है, वो चली गई या मैं उसके साथ गया, मुझे याद नहीं है, जो भी रीज़न हो, जो भी उसके माइंड में आए. अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन है कि हाउ डिड यू नो वेयर शी वॉज, तुम्हें किस तरह पता चला कि वो उस जगह पे होगी. अगर इसका आंसर वो कर दे स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो ऑब्वियसली ये क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी सॉर्ट ऑफ उठा लेगा कि अगर वो कह दे कि हाँ मैं उसके साथ गया था या आखिरी बार वो उधर थी और कोई नहीं था वहाँ पे, तो उसका मतलब है कि यही इसी ने किया है, तो ये तो प्रूफ हो जाएगा. लेकिन ये बच्चा कह रहा है कि बस मैंने उसको वहाँ पे देख लिया. उसकी उसकी डेथ कैसे हुई, क्यों हुई, उसका खून बाहर आ गया इसलिए वो मर गई. अब वो ये नहीं बता रहा कि मैंने किया था, उसने डायरेक्टली ये नहीं कहा है, लेकिन जो भी वो बात कह रहे हैं वो ये इम्प्लाई कर रही है कि उसी ने किया है. क्या तुम वहाँ पे थे जब ये सब कुछ हुआ, जब उसकी डेथ हुई. नहीं मैं वहाँ पे नहीं था. असद और अनवर में से कोई था. अब वो कह रहे हैं कि वो उसको मारना चाहते थे, वो खुद क्लेम कर रहे हैं. अब आप उससे पूछेंगे कि मोटिव क्या था, कोई मोटिव था. वाई डिड दे वॉन्ट टू किल हर, दे लाइक ब्लड, दे वॉन्टेड टू सी इट, उनको बस खून देखना था, उनका ये पर्पज़ था. तो कोई बहुत उस तरह का मोटिव नहीं है कि पैसे चाहिए हों, या इस बच्चे को इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है. अगर फ़ायदा हो रहा होता तो हम सोचते कि ये फेंड इंसानिटी है, लेकिन इसको फ़ायदा नहीं हो रहा. इफ़ दे डिडंट डू इट, डू यू नो हु डिड इट, किसने किया था. बच्चा कह रहा है मुझे नहीं पता. अब इस जगह पे ये एंड हो गया है, बच्चा और इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, लेकिन उसने इतनी इन्फॉर्मेशन दे दी है कि मैंने उसको लास्ट देखा था और असद और अनवर ने नहीं किया, लेकिन वो उसको मारना चाहते थे और उन्होंने वो चाहते थे कि वो खून देखें. तो अब इम्प्लाई तो यही हो रहा है कि यही कल्प्रिट है, लेकिन क्या हमें प्रूफ मिला. प्रूफ हमें नहीं मिला. तो इस बेसिस पे अब इस बच्चे को इम्प्रिजन करने के लिए और प्रूफ चाहिए होगा, जो अगर ना मिला तो ये अक्विटल भी हो सकता है. तो ये एक स्केरी बात है ऑब्वियसली,
लेकिन क्योंकि ये मेंटली इल प्रूव हो रहा है, ये प्रूव हो रहा है कि ये इंसेन है और ट्रूली इंसेन है, तो इसको मेंटल असाइलम में रखा जाएगा या प्रिजन के उस सेक्शन में रखा जाएगा जहाँ पे मेंटली इल लोग रखे जाते हैं। थोड़े से और क्वेश्चंस हैं कि यू मेंशन यू लाइक लुकिंग एट ब्लड, वुड यू डू समथिंग लाइक दिस अगेन? तो वो कह रहा है आई वुड इफ़ आई कुड, कि तुम्हें खून देखना पसंद है, अगर तुम्हें खून देख के अच्छा महसूस होता है तो तुम इस तरह का कुछ दोबारा करोगे, अगर इस तरह का कुछ करना पड़े तुम करोगे? तो वो कह रहा है हाँ मैं करूँगा। तो ये बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि ये एक थ्रेट टू सोसाइटी है, ये एक डेंजरस स्किज़ोफ्रेनिक तो ये है, मगर ये एक डेंजरस स्किज़ोफ्रेनिक है। तो वी विल हैव टू एडमिट सच अ पेशेंट एंड इन अ मेंटल असाइलम, नॉट जस्ट इन अ वार्ड। तो असाइलम तो खैर नहीं कहते, असाइलम की टर्म ख़त्म हो गई है, अब ऑब्सोलीट हो गई है। ये कह सकते हैं कि साइकाइट्रिक इंटरवेंशन सेंटर या कुछ इस तरह की टर्म्स यूज़ होती हैं अब। On interviewing the parents and neighbors of the patient, it was found that the patient exhibited odd behavior for the past few years. अब ये भी ट्रू इंसानिटी और फेन इंसानिटी का एक डिफरेंस है कि ट्रू इंसानिटी में ऑड बिहेवियर डेवलप्स ओवर अ फ्यू ईयर्स और ओवर अ कपल ऑफ मंथ्स, बट इट डजंट स्टार्ट सडनली फ्रॉम द इंसिडेंट। ऐसा नहीं होता कि किसी ने कोई मर्डर कर दिया उसके बाद से वो पागलपन के साइंस शो करना शुरू कर दे। उसका ऑड बिहेवियर कुछ मंथ्स पहले से होगा। ऑब्वियसली पेरेंट्स तो झूठ भी बोल सकते हैं क्योंकि उनका वेस्टेड इंटरेस्ट ये है कि बच्चा बचे, लेकिन नेबर्स और जो रेस्ट ऑफ द सोसाइटी है वो तो झूठ नहीं बोलेगी। तो ये भी एक इंडिकेशन है जो ट्रू इंसानिटी की तरफ पॉइंट आउट कर रही है कि हिस्ट्री ऑफ इलनेस विच डेवलप्ड स्लोली रादर देन सडनली, तो ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ इलनेस। यूजली कोई ट्रिगर भी हो सकता है, कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, सेक्सुअल अब्यूज़ हो सकता है, ट्रॉमा कुछ भी हो सकता है चाइल्डहुड में। इवन द डेथ ऑफ अ रिलेटिव इज़ अ ट्रॉमा, ठीक है, यंग एज के लोगों में। विटनेसिंग अब्यूज़, अगर किसी के पेरेंट्स जो हैं वो अब्यूसिव एंड टुवर्ड्स ईच अदर, तो ये भी ट्रॉमा है, तो ये भी ट्रिगर कर सकता है। डिवोर्स इन पेरेंट्स, ये भी ट्रॉमा है। तो एनी थिंग कैन ट्रिगर स्किज़ोफ्रेनिया एंड थिंग्स लाइक दैट, ठीक है। और स्किज़ोफ्रेनिया में कुछ इस तरह के भी फैक्टर्स हैं। स्किज़ोफ्रेनिया जो है उसका जेनेटिक भी थोड़ा सा वो है, प्रीडिस्पोजिशन। अगर किसी की फैमिली में एक भाई स्किज़ोफ्रेनिक है तो 9 to 10% चांस है कि दूसरा भाई भी होगा, लेकिन 100 मतलब ऑब्वियसली कोई जीन नहीं है, इस तरह का पैटर्न नहीं है। जीन्स तो बहुत सारी हैं, कोई एक स्पेसिफिक जीन नहीं है जो स्किज़ोफ्रेनिया को वो करे, इंडिकेट। और कोई टेस्टिंग सर्विस अवेलेबल नहीं है जिससे हम टेस्ट करके बता सकें कि इस बच्चे को स्किज़ोफ्रेनिया होगा। लेकिन फैमिलीज़ में स्किज़ोफ्रेनिया रन कर सकता है, और लेकिन क्योंकि ये मल्टी फैक्टोरियल है तो ट्रिगर्स हों और साथ में जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी हो तो स्किज़ोफ्रेनिया ओवर्ट हो जाता है। लेकिन फिर भी ज़्यादातर फैमिलीज़ ऐसी हैं जिसमें स्किज़ोफ्रेनिया फर्स्ट टाइम अकरेंस होती है, मतलब उनमें फैमिली हिस्ट्री नहीं होगी, उनमें सडनली अकर करेगा स्किज़ोफ्रेनिया। लेकिन जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन इस तरह की है, जो रिसर्च हुई है उसमें ये शो किया गया है कि अगर किसी के एक भाई को स्किज़ोफ्रेनिया है तो 9 to 10% चांस है कि उसके सिबलिंग को होगा, भाई या बहन मतलब सिबलिंग को। अगर किसी के एक पेरेंट को स्किज़ोफ्रेनिया है तो चांसेस स्किज़ोफ्रेनिया डेवलप करने के बच्चे में 17% है। अगर किसी के दोनों पेरेंट्स को है तो 40 to 50% चांसेस हैं ऑफ डेवलपिंग स्किज़ोफ्रेनिया। इसी तरह बहुत ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं इन ट्विन्स, मोनोजाइगोटिक ट्विन्स, उनमें बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं, डाइजाइगोटिक में कम चांसेस हैं। तो ये एक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, लेकिन इस तरह का नहीं है जैसे थैलेसीमिया में होता है या जैसे हीमोफिलिया में होता है कि पेरेंट को है तो जो मेल चाइल्ड होगा उसको होगा, इस तरह करके पैटर्न नहीं है, लेकिन जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है। तो एक तो फैमिली हिस्ट्री, दूसरी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन कि ये चीज़ें तो नहीं है। फिर ऑड बिहेवियर सडन था या ग्रेजुअल था। अगर सडन है तो इसका मतलब है कि फेंड की तरफ जा रहा है केस, अगर ग्रेजुअल है तो इसका मतलब है कि ट्रू इंसानिटी की तरफ जा रहा है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आप नोटिस करेंगे, ये 7 पॉइंट्स जो ट्रू इंसानिटी की तरफ पॉइंट आउट करती हैं। सबसे पहले ये कि ग्रेजुअल होगा, कपल ऑफ ईयर्स में ऑनसेट होगा, फैमिली हिस्ट्री होगी। फिर थर्ड पॉइंट ये कि पेशेंट ऑड लुकिंग होगा,
या उसका बिहेवियर ऑड होगा। वो ऐसे मोमेंट्स पे स्माइल करेगा जब आप स्माइल नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप पूछेंगे कि वो लड़की मर गई, तो अगर कोई बंदा इंसानिटी फेन कह रहा है तो उस टाइम पे शायद स्माइल ना करे, लेकिन जो ट्रू इंसान होगा वो इनअप्रोप्रिएटली बिहेव कर सकता है, वो स्माइल कर सकता है, या वो ब्लड के बारे में बात करेगा तो स्माइल करेगा। ऐसी चीज़ों के बारे में बात करके स्माइल करेगा जो अदरवाइज आपको लगेगा कि बहुत इनअप्रोप्रिएट है। वो साइंस ऑफ इंसानिटी शो कर सकता है इररिस्पेक्टिव ऑफ बीइंग ऑब्जर्व्ड। मतलब अगर आप सीक्रेट कैमराज इंस्टॉल करते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि जो फॉल्सली इंसेन है, जो एक्टिंग कर रहा है, वो आपके सामने प्रिटेंड करेगा। जब आप उसको ऑब्जर्व करेंगे तब वो प्रिटेंड कर रहा होगा कि वो इंसेन है, लेकिन जो ट्रूली इंसेन होगा वो हर टाइम पे उसी तरह बिहेव करेगा। दूसरी चीज़ ये जो मैंने पहले भी मेंशन की थी कि बायोलॉजिकल सिम्टम्स मेनिया और इस तरह की कंडीशन हो जाते हैं जिसमें आप ना सो सकते हैं, ना सही से खाते हैं, और आप थकते ही नहीं हैं, तो एग्जॉशन नहीं होती, आप एक्सर्शन टॉलरेट कर सकते हैं। जबकि फॉल्स इंसानिटी में ये होता है कि भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी जैसे नॉर्मल लोगों को लगती है, और एक्सर्शन उस तरह टॉलरेट नहीं होगी। अब ये पॉइंट भी नोटिस करें कि जब इसको इंटेरोगेट कर रहे थे तो ये डिलिबरेटली चीज़ें हाइड नहीं कर रहा था। एक तो होता है ना कि आप बोल नहीं रहे, आपसे बार बार पूछें तो आप बोल दें, तो ये ट्रू इंसानिटी है। लेकिन डिलिबरेटली कोई चीज़ हाइड करना या इस तरह हर चीज़ को का ये आंसर देना कि आई डोंट रिमेंबर, आई डोंट नो, आई डोंट रिमेंबर, आई डोंट नो, इस तरह के आंसर्स हो सकते हैं ट्रू केसेस में भी, लेकिन वो बहुत कम होंगे, जबकि फॉल्स केस में बहुत रिपीटेड इस तरह के आंसर्स होंगे। और लास्ट पॉइंट ये है कि जो ट्रू इंसानिटी होगी वो एक पर्टिकुलर डायग्नोसिस की तरफ पॉइंट आउट करेगी। मतलब अब जैसे स्किज़ोफ्रेनिया में डिलूजन्स होती हैं, पैरानोया होता है, ऑडिटरी हैलुसिनेशंस होती हैं, इस केस में ये सब चीज़ें प्रेजेंट थी, तो ये स्किज़ोफ्रेनिया की तरफ पॉइंट आउट कर रहा था। लेकिन जो बंदा प्रिटेंड कर रहा होगा, अगर वो रिसर्च किए बगैर प्रिटेंड कर रहा है, तो वो किसी एक डायग्नोसिस की तरफ पॉइंट आउट नहीं करेगा, वो स्किज़ोफ्रेनिया की तरफ नहीं पॉइंट आउट करेगा, वो मेनिया की तरफ नहीं करेगा, वो साइकोसिस, वो कुछ अपनी सिम्टम्स होंगे, तो वो कोई एक स्पेसिफिक कंडीशन नहीं होगी जो ये शो करेगी कि ये अब क्या है, ये फॉल्स इंसैनिटी है। तो ये एक बेसिक बात थी जो ट्रू इंसैनिटी को डिफाइन करती है। आई होप दिस इज़ क्लियर, स्पेशली आफ्टर द एग्जाम्पल। अगर कोई क्वेश्चंस हो तो आप जो है वो टीम्स की ईमेल पे मुझे सेंड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।